हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रुटेरिया का बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। वॉल्यूम 1 का ये बिल्कुल नया बुक है दोस्तों। इसमें नए नए करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग सेट 1 को पिछले दिन क्या किए थे, पूरी अच्छी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 2 को। ठीक है, सेट नंबर 2 को आज हम स्टार्ट करेंगे और इसको भी पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, तो सेट नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो क्या कह रहा है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था भाई? मोहम्मद शाह था। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, वो कितने ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान रखना है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह का जो है आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो अंतिम बादशाह कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह था, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेलीजली द्वारा नहीं किया गया है। तो लॉर्ड बेलीजली के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया है, ये इसका आपको क्या करना है, पहचान करना है। देखिए, कह रहा है सहायक संधि नीति को अपनाया। तो सहायक संधि का जन्मदाता जो है दोस्तों, लॉर्ड बेलीजली को ही माना जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है मैसूर पर नियंत्रण इसी का था, लॉर्ड बेलीजली का ही था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी के शासनकाल में करवाया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन नहीं, तो इसमें से सभी के सभी कार्य इसी के समय में हुआ था, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था। तो 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना जो विद्रोह है दोस्तों, ये किस शहर से? तो बम्बई से शुरू हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से? बम्बई से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो मित्र मेला संगठन जो है दोस्तों, इसकी स्थापना बीडी सावरकर, किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये एक बात ये भी ध्यान रखना है मेरे भाई कि 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत के जो है क्या किए गए हैं, संगठन की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। कह रहा है सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो सतनामी विद्रोह जो है दोस्तों, वो किस मुगल शासक के दौरान? तो औरंगजेब उस समय के क्या थे, मुगल शासक थे। इसी समय सतनामी विद्रोह घटित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिए कह रहा है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे है। तो वैदिक कालीन सभा का जो संबंध है दोस्तों, वो किससे है? तो कुलीन, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था है ये। वैदिक कालीन सभा का संबंध जो है किससे है? सभा का जो संबंध है वो क्या है? कुलीन या वृद्ध। देखिए, वैदिक काल में सभा होता था और समिति होता था। ठीक है, तो सभा का संबंध तो इससे है दोस्तों। और अगर हम बात करें समिति की, तो समिति जो होता था उस समय सामान्य लोगों की सभा थी। ठीक है ना, तो समिति में जो होता था सामान्य लोग बैठता था और कुछ निर्णय पे बात विचार करता था। और वही सभा की बात करें तो सभा में जो थे वृद्ध लोगों का ये एक संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन के एक विश्व कोश की रचना किया है, बौद्ध संगति में कौन सा बौद्ध संगति में हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि महाविभास सूत्र जो है एक बौद्ध दर्शन है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कौन से बौद्ध संगति के दौरान इसकी रचना की गई है। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान क्या किया गया है दोस्तों, रचना किया है। अब देखिए, बात यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति से आया है, तो इसको ध्यान रखना है कि कुंडल वन में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? कुंडल वन में आयोजित हुआ था। ठीक है, और दूसरा बात ये याद रखना है, इस समय के शासक कौन थे। तो इस समय के शासक जो थे दोस्तों, वो कनिष्क हुआ करते थे। ठीक है, कौन थे? तो इस समय के शासक कनिष्क हुआ करते थे। और अगर हम बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो वसुमित्र के द्वारा जो है दोस्तों, वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एम एन राय और एम एन राय नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोनों के नेतृत्व में किया था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोनों के द्वारा क्या किया गया था, किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
कार्लाइल सर्कुलर, ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किस आंदोलन से था? तो कार्लाइल सर्कुलर का संबंध जो है दोस्तों ये स्वदेशी आंदोलन से है। कब है? ये स्वदेशी आंदोलन से इसका संबंध है। 22 अक्टूबर 1905 को अगर हम बात करें, 22 अक्टूबर 1905 को जो है कार्लाइल सर्कुलर जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन के देखभाल में निम्न में कौन करता था? तो कह रहा है मुगल काल के दौरान बंदरगाहों का प्रशासन के देखभाल कौन करता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बंदरगाहों का जो देखभाल करने का काम था दोस्तों वो उसको मुसदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुसदी कहा जाता था। वही मीर ए बहर की अगर बात करें तो ये जो मीर ए बहर जो होता था मुगल काल में, ये जल सेना का प्रधान होता था। क्या होता था दोस्तों? जल सेना का प्रधान हुआ करता था। वही मीर ए बर्र जो होता था वो वन अधिकारी क्या हुआ करता था? मुगल काल में ये वन विभाग का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, वही अगर हम बात करें बाकिया नबीस, तो बाकिया नबीस जो होता था समाचार पत्रों का लेखा जोखा का काम देखने का काम करता था। ये समाचार पत्र जो है समाचार पत्र का काम देखने को करता था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। देखिए मुसदी जो था क्या है दोस्तों, मुगल काल के ही सब बात हो रहा है। बंदरगाहों का प्रशासन का देखभाल कौन करता था? मुसदी। मीर ए बर्र के हम क्या बताएं तो वन विभाग का क्या होता था? अधिकारी होता था। मीर ए बहर कहेगा तो जल सेना का अधिकारी होता था। ठीक है, जल सेना का प्रधान होता था। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया है? तो बारदौली सत्याग्रह की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में हुआ है। क्या हुआ है? 1928 ईस्वी में हुआ है। और इसी आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इस बात को भी ध्यान रखना है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? बिहार शरीफ हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिहार में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? ये कल के प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन में हम ये चीज़ों को बताए थे दोस्तों। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया गया है, कह रहे बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार का पूछा है ना, तो बिहार के कुल 7 व्यक्ति थे जिनको क्या किया गया है? पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कौन कौन से 7 व्यक्ति हैं, ये इसको एक बार आप नाम सुन लीजिएगा। और इसमें से 7 व्यक्ति में से आपको ध्यान रखना है 3 महिला हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? तो इसमें से अगर हम बात करें तो 7 व्यक्तियों में से अगर हम बात करें जिसमें से 2 महिला शामिल है। ठीक है, 2 महिला शामिल है। वो 2 महिला कौन कौन है? तो एक तो शारदा सिन्हा है। ठीक है, शारदा सिन्हा है। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा महिला जो है निर्मला देवी है। कौन है? निर्मला देवी जी हैं। ठीक है, तो दो महिला तो ये हो गए। और अगर हम बात करें सुशील मोदी को मिला है, हेमंत कुमार को मिला है, विजय नित्यानंद सुरवीर को मिला है। ठीक है, सुशील मोदी को मिला है। और इन सभी आचार्य किशोर कुणाल को मिला है। तो टोटल 7 व्यक्तियों को मिला है जिसमें से 2 महिला हैं, शारदा सिन्हा और निर्मला देवी है। शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में मिला है पुरस्कार। और ये जो है निर्मला देवी है, इनको एक पुरस्कार महिला में मिला गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या अगर हम बात करें तो कोरम की संख्या 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 9 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया है? इस बात को ध्यान रखिएगा। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया है। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसकी जो है द हेग है। क्या है? इसकी मुख्यालय द हेग है। और इस समय अगर हम बात करें तो इसमें न्यायाधीशों की टोटल संख्या जो अगर हम बात करें दोस्तों तो न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ठीक है, और जिनकी नियुक्ति जो है 9 वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए नियुक्ति की। अभी हम देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कितने सारा बात बताए हैं। सबसे पहले कि कोरम संख्या कितनी होती है, तो ये आपका आंसर हो गया 9। ठीक है, अब बात आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना तो 1946 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग है। ठीक है, इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? तो 15 होती है। और 9 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है इनके न्यायाधीशों को। ठीक है, इस पर भी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पशु कल्याण दिवस जो मनाया जाता है वो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे अब देखिए बात आता है कि अब दिवस से संबंधित है तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आपको बता देते हैं। जैसे विश्व पशु कल्याण दिवस आपसे पूछा है तो 4 अक्टूबर हो गया। 5 अक्टूबर को क्या, तो विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक दिवस आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, तो डाक दिवस 9 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। ठीक है, 10 अक्टूबर की अगर आपसे बात पूछे तो 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस जो है 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस है। और 14 अक्टूबर से आपसे पूछे तो 14 अक्टूबर को आपको ध्यान रखना है कि विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को क्या बताए हैं, डाक दिवस, 9 अक्टूबर को डाक दिवस, और 10 अक्टूबर को क्या बताए हैं, तो दृष्टि दिवस है। ठीक है, क्या बताए हैं, दृष्टि दिवस। और 4 अक्टूबर को तो आपको पता ही है विश्व पशु कल्याण दिवस। तो इस प्रकार से जब भी कोई मंथ का आएगा तो उसी मंथ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आपको दिवस रहेंगे वो आपको करवाया जाएगा। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इससे बेनिफिट मिलने वाला है आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष बीएस न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो बीएस न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 2001 में दोस्तों बीएस न्यायपाल को क्या मिला है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब यहाँ से एक बात याद रखना है कि बार बार आपसे रविंद्रनाथ टैगोर का पूछा जाता है, तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है और इनको भी साहित्य के क्षेत्र में ही मिला है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इनको भी मिला है। सीवी रमन के बारे में पूछा जाता है तो 1930 ईस्वी में दोस्तों सीवी रमन को मिला है और इनको भौतिक के क्षेत्र में मिला है। हरगोविंद खुराना को 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला है और इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। मदर टेरेसा का अगर पूछे तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, और अमर्त्य सेन को जो है दोस्तों, अमर्त्य सेन को बार बार पूछा जाता है तो 1998 में याद रखना है कि 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो हम देखिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। बीएस न्यायपाल को आपको तो पता है 2001 ईस्वी में, ठीक है, 2001 ईस्वी में बीएस न्यायपाल को, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। ठीक है, और 1930 में अगर बात करें दोस्तों तो 1930 में सीवी रमन को मिला है भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है, वही अगर हम 1968 की अगर हम बात करें तो 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और सबसे पहला पुरस्कार जो है दोस्तों अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को ही 1998 में प्रदान किया गया था। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो 3 पुस्तक ऐसा है दोस्तों जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है और एक पुस्तक ऐसा है जो खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गार्डनर की, तो गार्डनर जो है दोस्तों खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया है, गार्डनर लिखा गया। बाकी सभी ट्रेन टू पाकिस्तान, बोरियल एट सी, द कंपनी ऑफ वीमेन, ये सभी के सभी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये चारों पुस्तक को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है, तो सर्वाधिक तरल मुद्रा के अगर रूप की हम बात करें दोस्तों तो देखिए आरबीआई के द्वारा जो मुद्रा का जो आपूर्ति जो है वो 4 रूप से प्रदर्शित किया जाता है। M1 देखिए M0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, M0 होता है, M1 होता है, फिर M2 होता है और M3 होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे सबसे जो संकुचित मुद्रा है वो सबसे संकुचित मुद्रा आपका M1 होता है। ठीक है, वही अगर आपको M3 को कहा जाता है व्यापक मुद्रा। ठीक है, M3 को क्या कहा जाता है, व्यापक मुद्रा। लेकिन अगर तरलता का, यहाँ पे तरलता का प्रश्न है, तो तरलता में अगर हम बात करें दोस्तों तो M1 की तरलता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जितना भी पूछा जा सकता है वो सभी हम बताए हैं। 4 रूप से प्रदर्शित किया जाता है, M0, M1, M2 और M3। ठीक है, लेकिन तरलता में सबसे अधिक कौन होगा, M1 होगा, और सबसे कम कौन होगा, M3 होगा। ठीक है, और संकुचित मुद्रा भी कहे तो M1 को ही आंसर करना है, और व्यापक मुद्रा बोलेगा तब आपका क्या हो जाएगा, आंसर M3 हो जाएगा। तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूछा है सबसे सर्वाधिक तरल मुद्रा, तो सर्वाधिक तरल मुद्रा जो होगा वो कौन होगा, M1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है दोस्तों, तो ये जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ठीक है, इसका जो अगर हम बात करें तो सेबी की स्थापना, देखिए सेबी की अगर हम स्थापना की बात करें तो सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था।
ठीक है। सेबी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1988 में किया गया था। ठीक है। और सेबी की अगर हम बात करें, देखिए सेबी जो बैंक है, सेबी का स्थापना 1988 में किया गया और ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूध के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान कौन सा है? ठीक है, तो दूध के उत्पादन में भारत का स्थान क्यों है? सॉरी, आंसर ही बता दिए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान है। ठीक है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है दोस्तों? तो प्रथम स्थान पे है। और भारत जो है पूरे विश्व का टोटल 24% दूध जो है अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और श्वेत क्रांति का जनक के रूप में है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। वर्गीज कुरियन को क्या किया जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। जैसे कह रहा है कि वैसा अवस्था जिसमें एक ही प्रकार के वस्तु को बहुत ज़्यादा बेचने वाला भी है, बहुत ज़्यादा खरीदने वाला भी है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में ऐसी व्यवस्था को हम लोग, ऐसी स्थिति को जिसमें कि एक समान वस्तु में बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? अब देखिए यहाँ पे 2-4-5 ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसमें क्या हुआ था? एल्युमिनियम बनाने का पहला कारखाना जो है सबसे पहले 1937 में क्या हुआ था? स्थापित किया गया था। ठीक है ना। और ये इसके क्षेत्र में जो है बहुत सारे देश के सहयोग से बहुत सारे कंपनियों का स्थापना हुआ। तो इस कंपनियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे कह रहे हैं इंडाल्को कंपनी की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था? तो इंडाल्को कंपनी की जो स्थापना हुआ है दोस्तों, ये कनाडा के सहयोग से। किसके? कनाडा के सहयोग से। अब यहाँ पे बात करना है कि यूएसए के सहयोग से हिंडाल्को, जैसे यहाँ पे इंडाल्को है तो उसी के आगे लगा दीजिए एच लगा दीजिए। तो हिंडाल्को कंपनी की जो है, हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किसके? यूएसए के सहयोग से हुआ है। फिर एक होता है दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रांस, तो फ्रांस के सहयोग से अगर हम बात करें तो नाल्को कंपनी की स्थापना, NALCO, नाल्को कंपनी की स्थापना फ्रांस के सहयोग से हुआ है। हिंडाल्को का स्थापना जो है यूएसए के सहयोग से हुआ है। और देखिए इटली के सहयोग से माल्को कंपनी की, MALCO, माल्को कंपनी की स्थापना इटली के सहयोग से हुआ है। ठीक है। और बाल्को एक होता है, बाल्को की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक और बता ही देते हैं। तो रूस के सहयोग से जो है दोस्तों बाल्को, BALCO होता है। ठीक है। बाल्को कंपनी की स्थापना सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से हुआ है। तो देखिए जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं वो सारा का सारा डिस्कस कर लिए हैं। जैसे इंडाल्को का कहेगा दोस्तों, तो आपको तो पता है इसका आंसर क्या हो गया? कनाडा। इंडाल्को का क्या हो गया? कनाडा। ठीक है। और वही अगर बोलेगा कि रूस यूएसए के सहयोग से, तो आपसे अगर अगला बार पूछेगा क्वेश्चन हिंदाल्को की कंपनी का स्थापना किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। नाल्को का पूछेगा तो किसका? फ्रांस के सहयोग से। माल्को का पूछेगा तो इटली के सहयोग से। बाल्को पूछता है तो क्या हो जाएगा? सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। ठीक है। तो ये सभी को ध्यान रखना। सबसे पहले 1937 ईस्वी में एल्युमिनियम बनाने का सबसे पहला कारखाना जो है स्थापित किया गया था। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो मीना चरंदा को सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर मीना चरंदा। ठीक है। किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? प्रोफेसर मीना चरना, यहाँ पे चरंदा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोफेसर मीना चरना को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो सितवे बंदरगाह समझौता जो है दोस्तों, ये किसके साथ? तो म्यांमार के साथ इसका समझौता किया गया है। सितवे बंदरगाह का समझौता भारत और म्यांमार के बीच किया गया है। ठीक है।
और एक बात यहाँ से ये भी जानिएगा कि यह जो है ईरान के चाबहार के बाद, ईरान के जो चाबहार बंदरगाह है उसके बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन है, तो सितवे बंदरगाह है। ठीक है, और सितवे बंदरगाह का समझौता किसके साथ, तो म्यांमार के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा दोस्तों, तो ये दक्षिण कोरिया में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया के बुसान नगर में। कहाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में बुसान ही दे दे और गड़बड़ा जाएंगे। तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में क्या किया जाएगा दोस्तों, विश्व का, दुनिया का पहला तैरता शहर जो है बनाया जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होती है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी आप सभी को पता होगा सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, सियोल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन सा संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं, तो 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं, तो वो कहाँ खोजे गए हैं, तमिलनाडु में खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोंगटे महोत्सव जो है दोस्तों इसे किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसे अरुणाचल प्रदेश का ये जो है त्यौहार है। ठीक है, लोंगटे महोत्सव जो है किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन से जनजाति, नीसी जनजाति, नीसी जनजाति। अब कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नीसी जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से, और इसी जनजाति के द्वारा त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम लोंगटे महोत्सव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये अनिरुद्ध बोस को किया गया है। किसे, अनिरुद्ध बोस को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है दोस्तों, तो बेल्जियम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं, तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक जो बने हैं दोस्तों वो गोपी चंद थोटाकुरा। कौन बने हैं, गोपी चंद थोटाकुरा। कौन बने हैं, गोपी चंद्र थोटाकुरा बने हैं। ठीक है, और ये जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है, तो कौन से भारतीय हैं जिसे पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तो जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है बिल्किस मीर को। किसे किया गया है दोस्तों, बिल्किस मीर को जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया, और ये कहाँ के रहने वाली है, तो जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में हाल ही में भारत मालदीव श्रीलंका का, भारत मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन किया गया है। ठीक है, दोस्ती 16 का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ये मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखना है भारत है, मालदीव है, श्रीलंका है, और ये त्रिपक्षीय अभ्यास जो है दोस्ती 16 आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो मालदीव में ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है, तो भारत का रैंक जो है दोस्तों तीसरा रैंक है। भारत का रैंक कितना है, तो तीसरा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो है सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे है जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और दूसरा स्थान पे चीन है। ठीक है, दूसरा स्थान पे कितना है दोस्तों, कौन है दोस्तों, प्रथम स्थान पे यूएसए है, दूसरा स्थान पे चीन है, और तीसरा स्थान पे कौन है, भारत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कौन से क्षेत्र में, तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ट टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए उपयुक्त होगा, तो कार्ट टी सेल थेरेपी जो है दोस्तों कौन से बीमारी के लिए, तो ये कैंसर के लिए, कैंसर के लिए क्या होगा दोस्तों, बहुत ही उपयुक्त साबित होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, तो भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, वो कौन सा है दोस्तों, तो वो श्रीनगर है। श्रीनगर को भारतीय शहर का विश्व शिल्प शहर के रूप में नामित किया गया
गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या किए गए हैं? अलग होने की घोषणा किया है। ठीक है, ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के दोस्तों, ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये WTO से यानी कि WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन से इन्होंने अपने आप को अलग करने की घोषणा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? ठीक है, तो सोमपेन जनजाति की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सोमपेन जनजाति जो है ये जनजाति के रूप में भारत में पहली बार मतदान किया है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजाति जो है निवास करती है, और ये जो है ये प्रथम ऐसी जनजाति है जिनके द्वारा जो है मतदान में इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, सोमपेन जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, 7 सदस्यों ने वोट दिया है। ठीक है, और अंडमान निकोबार में लोकसभा के क्षेत्र की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 1 है लोकसभा सीटों की संख्या, इस बात को भी ध्यान रखना है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो किस रूप में? तो मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये मौलिक अधिकार के रूप में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का जो समापन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है रोम में। कहाँ हुआ है? रोम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। किसे किया गया है दोस्तों? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है दोस्तों, ये एक तरह से राष्ट्र में और समाज के लिए जो अच्छा काम करता है उसको इस पुरस्कार से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और 2024 में इस पुरस्कार के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। देखिए, तो जियोपार्डी का साइनोनिम कह रहा है, सेम मीनिंग को खोजना है। ठीक है, तो जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जियोपार्डी का मतलब होता है दोस्तों खतरा। ठीक है, इसका मतलब होता है खतरा। तो खतरा देखिए, खतरा से संबंधित देखिए डेंजर आपका दिया गया है, तो डेंजर क्या होगा? डेंजर सेम मीनिंग का है, तो डेंजर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। 50 माइल अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो 50 माइल अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे 50 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, हम लोग क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 50 माइल्स जो है एक यूनिट को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए हम एक यूनिट को, एक है तो ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का भी क्या करेंगे? यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से 50 माइल एक यूनिट है, तो इसके लिए क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर है शब्द है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए 50 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। कह रहा है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। अब सेंटेंस में ढूंढना है कि कौन सा जो है सही है। ठीक है, पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आई टुक द डिसीजन। क्या हो जाएगा? आई टुक द डिसीजन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई टुक द डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये सब तो आपको पता ही होगा दोस्तों। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द जो है धौ होता है। ठीक है, धौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या है? तो नदी शब्द का जो पुल्लिंग रूप है दोस्तों, वो क्या है? नद है। नद को क्या कहते हैं? नदी शब्द का कहीं क्या है? पुल्लिंग रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको हम कहते हैं कि ये दुर्लभ है। ठीक है, ये दुर्लभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देवासुर। देवासुर की अगर हम बात करें, देवासुर में कौन सा समास है? ठीक है, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में अगर हम बात करें दोस्तों, तो देवासुर अर्थात देव और सुर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और के साथ जितने भी चीज़ जुड़े रहेंगे, देव और सुर, जैसे कि उसको हम समास का विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, और बीच में जैसे आ जाएगा देवासुर को हम लिख सकते हैं देव और सुर।
देव और क्या लिख सकते हैं, सूर्य। तो ये और के चलते जिससे भी आएगा तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है। अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है, तो क और ग जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है, अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बात याद रखना है दोस्तों कि जितने भी अगर हम बात करें तो प्राण अर्थात वायु की प्रत्युक्ति के आधार पर हम व्यंजनों को दो भाग में बांटते हैं, एक अल्प प्राण और दो महाप्राण में। ठीक है, तो इसमें से अल्प प्राण आपसे पूछा गया है, तो क और ग जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया है वो 1952 में, यानी अगस्त 1952 आपका आंसर हो जाएगा। अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सही कथन को चुनना है। ठीक है, सही कथन को क्या करना है, चुनना। कह रहा है संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका सही कथन है। कह रहा है लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, तो ये भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। अब कह रहा है देश के प्रथम लोकपाल जो है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, तो ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी। तो भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन किया गया था दिसंबर 1946 में। कब किया गया था दोस्तों, दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और सबसे पहले एक बात यहाँ पे याद रखना है मेरे भाई, कहेगा कि भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कौन सी पार्टी के द्वारा। तो संविधान सभा का जो विचार है दोस्तों वो स्वराज पार्टी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, स्वराज पार्टी के द्वारा लाया गया था। सबसे पहला विचार किसके मन में आया था, स्वराज पार्टी के मन में। 1924 में ये विचार जो है अपना पेश किया था। इस बात को ध्यान रखना है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी दोस्तों 389 हुआ करती थी कुल सदस्यों की संख्या। ठीक है, और उसमें से अगर हम बात करें तो 292 जो हुआ करता था ब्रिटिश प्रांत से होता था, और 4 जो है चीफ कमिश्नरी से होता था, और 93 जो है दोस्तों 93 सदस्य देसी रियासत से हुआ करते थे। तो अभी हम बताएं क्या कि सबसे पहले किसके मन में विचार आया, तो स्वराज पार्टी के मन में 1924 ईस्वी में। और टोटल 389 जो है दोस्तों 389 हम बताएं क्या संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या था, जिसमें से 4 जो है चीफ कमिश्नरी से होता था, 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से हुआ करता था, और जो है 93 की अगर हम बात करें तो देसी रियासत हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका तो आंसर आपको हम बता दिए कि दिसंबर 1946 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन निम्न में से किस संविधान से के द्वारा प्रेरित किया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें मेरे भाई तो ये आयरलैंड के संविधान से ये प्रावधान को लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया, आयरलैंड से बहुत सारे प्रावधानों को लिया गया है, जैसे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो किया गया है वो भी यहाँ आयरलैंड से ही लिया गया है। और एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज क्षेत्र इत्यादि में ख्याति प्राप्त लोगों को जो मनोनयन किया जाता है ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। तो मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं जो बार बार आयरलैंड से संबंधित पूछा जाता है। क्या, पहला है नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, और तीसरा जो ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये चीज़ें हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। रूस से कहेगा तो रूस से हम लोग मौलिक कर्तव्य का प्रावधान को किए हैं, और जर्मनी से कहता है तो आपातकाल का जो लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की शक्ति होता है वही जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 18 के तहत ही ये सभी के सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 18 में कहता है दोस्तों कि उपाधियों का अंत की बात की गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को दूसरे देशों से अगर हमें कोई पुरस्कार लेना है तो उससे पहले हमें अपने देश के राष्ट्रपति के से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का बात कहा गया है, और जितने भी परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सभी के सभी जो सेना को मिलने वाले जो पुरस्कार हैं दोस्तों ये सभी के सभी अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कौन नहीं किए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं करने वाले जो हैं आपको नीलम संजीव रेड्डी हैं। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि आपसे पूछा जाता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कौन काम किए हैं। तो यहाँ पे जो भी बच गया, जैसे बीबी गिरी हो गए, ठीक है, हिमायतुल्लाह हैं, फिर बीडी जत्ती है, ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो है नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राज्यसभा में कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य ऐसे रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 4 सदस्य ऐसे रहे हैं, राज्यसभा के 4 सदस्य ऐसे रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे कौन कौन है, इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी जो है बने हैं, फिर आई के गुजराल हैं, ठीक है, आई के गुजराल हैं, एच डी देवगौड़ा साहब हैं, फिर मनमोहन सिंह हैं। ये 4 ऐसे जो हैं ऐसे भारतीय हैं। ठीक है, कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य ऐसे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सभी के सभी 4 व्यक्ति जिनका नाम अभी हम लिए हैं वो पहले राज्यसभा के सदस्य बने, बाद में जो है प्रधानमंत्री भी बने। कौन कौन, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, गुजराल और इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन बने हैं। तो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले जो न्यायाधीश बने हैं दोस्तों वो हैं कमल नारायण सिंह। कौन है, कमल नारायण सिंह रहे हैं। ठीक है, कमल नारायण सिंह रहे हैं। और यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया है, वन को, शिक्षा को, जनसंख्या को नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट एवं माप इत्यादि को, जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा को, विषय को जो है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची यानी कि जिसका जो है केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, दोनों को ये अधिकार होता है कि दोनों के राज्य और केंद्र दोनों जो है इस पे नियम कानून बना सके, उसी को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 42वां संविधान 1976 के तहत जो है दोस्तों इसको शामिल कर दिया गया है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, नहीं देता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं देता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये जो है किसको देता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति को नहीं देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। भारत के उपराष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल हो गया या फिर भारत के प्रधानमंत्री है, अपना त्यागपत्र कहाँ देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, याद रखना है। देखिए राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री है, ये सभी के सभी जो है दोस्तों त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो देखिए यहाँ पे जनजाति से संबंधित प्रश्न आया है, तो सभी बातों को आपको क्लियर कर देते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा है तो आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गोंड हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछता है तो सबसे बड़ी जनजाति 1 नंबर में कौन है, भील है। सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन है दोस्तों, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। 2 नंबर में आप देख लिए कि गोंड है। तीसरा नंबर में कहेगा तो क्या हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कभी कभी पूछ लिया जाता है तो क्या होगा, मध्य प्रदेश। सबसे कम जनजाति वाला राज्य तो मेघालय हो जाएगा। सबसे कम जनजाति वाला राज्य कौन, मेघालय। सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति भारत की तो भील, दूसरे नंबर पे गोंड, तीसरे नंबर पे संथाल। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कौन से बंदरगाह है दोस्तों जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी जो है कोच्चि बंदरगाह को, किसे, कोच्चि बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तब, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई बंदरगाह है। कौन है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। कहेगा देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन होगा, तो प्राकृतिक बंदरगाह वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम होता है इसका आंसर, क्या होगा, विशाखापट्टनम। और ये जो है दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह भी पूछेगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तब भी आपको क्या करना है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ऐसा बंदरगाह है दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी है और सबसे गहरा बंदरगाह भी है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा तो मुंबई, और अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करना उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वर्ण में कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है दोस्तों ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो है अगर हम बात करें तो ये सभी क्षेत्र जो है कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में देखने को मिलते हैं। हिमालय के जो गिरिपद इलाका है वो हो गया, ठीक है, या फिर पश्चिमी घाट के ढलानों पे, या फिर हम कह सकते हैं कि उड़ीसा, और उड़ीसा में भी एक तरह से, उड़ीसा में भी पश्चिम मेनली उसी एरिया में पाया जाता है, पश्चिमी घाट के ढलानों पे। ठीक है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, हिमालय के गिरिपदीय प्रदेश में पाया जाता है, और एक उड़ीसा में भी पाया जाता है पर्णपाती वन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर वर्षा होता है, उसको हम वहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बांग्लादेश के सीमा संवर्धन भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा रहा है बांग्लादेश के सीमा संवर्धन, यानी बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य जो है जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे पश्चिम बंगाल हो गया आपका, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बांग्लादेश जो है दोस्तों सबसे अधिक लंबा जो है राज्य जो है किसके साथ लगाता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो देखिए नमकीन क्षेत्र में जो वनस्पति पाया जाता है मेरे भाई, उसको हम क्या कहते हैं, तो हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेसोफाइट की, तो मेसोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में जो पाई जाती है उसे हम मेसोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट क्या होता है, तो जीरोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय में क्या होता है, जीरोफाइट होता है। लिथोफाइट की बात करें दोस्तों, तो लिथोफाइट जो होता है ये कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। ये चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, लिथोफाइट। मेसोफाइट को हम क्या बताए हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय में उगने वाले वनस्पति को। जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय वनस्पति में होता है। ठीक है, हेलोफाइट तो नमकीन क्षेत्रों में बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है अब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है। रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो गर्म एवं शुष्क हवा बहती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिमुक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमुक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सिमुक। अब फॉन की अगर हम बात करें तो ये जो है आलपास जो पर्वत है उसके उत्तरी ढलान से नीचे उतरने वाली जो गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, ये भी क्या है, गर्म एवं शुष्क हवा ही है फॉन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है। तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है वो है जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है दोस्तों, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। देखिए एक है क्या यहाँ पे बाब अल मंडब जो है दोस्तों ये लाल सागर को अरब सागर से, किससे, लाल सागर को और अरब सागर से क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, हारमुज जल संधि जो है दोस्तों ये है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। डोवर जल संधि जो है दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, इंग्लिश चैनल को क्या करती है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो है लाल सागर को लाल सागर को अरब सागर से, और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, और ये जो है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है डोवर जल संधि। तो आपका पूछ रहा है भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर, तो क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है। तो कौन जो है दोस्तों अवसादी चट्टान नहीं है, तो एंथ्रासाइट कोयला जो है ये अवसादी चट्टान नहीं है। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला जो है दोस्तों ये अवसादी चट्टान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, तो नामीबिया जो है, नामीबिया की अगर हम बात करें तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय देखने को मिलता है। चीता का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना है एसिनोनिक्स जुबेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है दोस्तों ये 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व शौचालय दिवस कहेगा तो 19 नवंबर को ध्यान रखना है। ठीक है, ओजोन दिवस कहेगा तो 16 अक्टूबर को याद रखना है, विश्व ओजोन दिवस। और विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को हम बता दिए हैं कि 12 नवंबर को क्या, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 अक्टूबर को, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए देखिए, केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
कि केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस में हम लोग 273 को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। तो 1.5 है यहाँ पे, तो लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग C प्लस 273 1.5 कौन सा है, K इज इक्वल टू, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयतन उसका बढ़ जाता है। ठीक है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति। देखिए, आवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति हम किसको कहते हैं। तो 1 सेकंड में जितने बार ऑसिलेशन होगा, 1 सेकंड में जितने बार तरंग जो है, तरंगों की संख्या होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। ठीक है, वह घटना पूछ रहा है जो छोटे छिद्र से गुजरने के बाद क्या कहती है, फैलती है। तो देखिए, इसको हम इस तरह की घटना को हम लोग कहते हैं विवर्तन। विवर्तन क्या है दोस्तों, जब प्रकाश की ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से जाकर के टकराती है और टकराने के बाद जो है उसके किनारों से मुड़ जाती है तो उसके बाद फैल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, विवर्तन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है। ठीक है, कह रहा है कौन से भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें त्वरण का, ठीक है, तो त्वरण का क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे समय का 2 बार का है कि इसका इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए, सेकंड ये है तो इसका 2 बार हो रहा है कि नहीं, तो 2 बार यूज हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा। तो अगर पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा देते हैं तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब पृथ्वी के घूर्णन गति को हम बढ़ाएंगे तो जी का मान जो है, यानी जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर क्या हो गया, कम हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम कहें कि पृथ्वी के घूर्णन गति को घटाने पर विषुवत रेखा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। जब हम घूर्णन गति को बढ़ाते हैं तो जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है, तो अगर हम गति को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब क्या हो जाएगा, जी का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, और वही चीज़ कहेगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक देते हैं तो ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और जी से संबंधित ये भी बात ध्यान रखना है दोस्तों कि जी से संबंधित ध्यान रखना है कि जब हम लोग पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटता है, और केंद्र पे जी का मान क्या रहता है, शून्य रहता है, और ध्रुव पे सबसे ज़्यादा महत्तम रहता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, असत्य कथन आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं दोस्तों वो सभी के सभी कह रहा है कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क युक्त वायु से कम होता है। तो ये दोस्तों क्या है, सही है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है ना, हाँ, तो गलत चुने, तो ये तो सही है दोस्तों। कह रहा है कि शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो शुष्क वायु की अपेक्षा हाँ, तो ये भी क्या है दोस्तों, नमी युक्त वायु जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, ध्वनि की चाल अधिक होता है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल, तो ये भी क्या है दोस्तों, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, अशुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम होगी। क्योंकि वर्षा के दिनों में आप देखते होंगे कि जब आवाज़ होता है तो क्या होता है, बहुत दूर तक सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि उस समय के जो वायु होते हैं वो क्या होते हैं, आर्द्र होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे के सारे कथन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है दोस्तों वो क्या होता है, मैग्नीज है। ठीक है, इसको हम Mn से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है, और सबसे अधिक मात्रा में जब आपसे पूछे ना तो आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों वो सत्य है, तो आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। कह रहा है किसी द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि बोरबेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्र लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए बोरबेरी जो है एक फार्मूला दिए थे 2n², इसी के द्वारा हम निर्धारित करते थे कि अधिकतम संख्या उसमें चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों तो कक्षा को हम लोग डिनोट करते थे, कक्षा को डिनोट करते थे KLMN से डिनोट करते हैं, और वही उप कक्षा को हम लोग SPDF से डिनोट करते थे। ठीक है, इस बात को आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखते थे कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसकी संख्या का निर्धारण जो है 2n² से ही किया जाता है। ये बोरबेरी साहब के द्वारा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे। ठीक है, तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे दोस्तों, तो 9 वर्ग थे और 7 आवर्त हुआ करता था। ठीक है, 9 वर्ग और 7 आवर्त हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी। तो देखिए KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन संख्या कह रहा है ना, तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, Mn का पूछा है तो Mn की जगह x लिख दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 होता है। तो जब हम लोग नॉन मेटल आता है तो यहाँ पे माइनस लेकर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 होगा। ये कुछ रूल होता है दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, उसी के तो हम लोग यहाँ से और टोटल ओवरऑल कोई सी कंपाउंड का क्या होता है, ओवरऑल कोई यौगिक का जो हम लोग ऑक्सीडेशन संख्या होता है वो 0 होता है, इसलिए 0 से बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 1 + x माइनस क्या हो गया 8 = 0, और जब हमको 0 के इस तरफ भेजेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x = कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अब कह रहा है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो कह रहा है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है दोस्तों। तो ये जो आपका उदाहरण है ये ठोस में द्रव का विलयन है। ये क्या है दोस्तों, ठोस में द्रव का विलयन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो कैसीटेराइट की अगर हम बात करें मेरे भाई तो ये टीन का अयस्क है। किसका है, टीन का अयस्क है। तो देखिए अयस्क के कुछ प्रमुख याद रखना है, जैसे लीड का अगर पूछेगा तो गैलेना, लीड का क्या होता है, गैलेना। ठीक है, बिस्मथ की अगर पूछे तो क्या होगा, बिस्मुथीट होता है। क्या होता है इसका, देखिए यहाँ लिख देते हैं क्योंकि बोलने में प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आप गलत समझ लें। तो बिस्मुथाइट, इसको क्या होता है, बिस्मुथाइट रहेगा। तो ये किसका है दोस्तों, ये जो है बिस्मथ का है। ठीक है, ये क्या है, बिस्मथ का। इसका फार्मूला होता है Bi2S3। ठीक है, Bi2S3 होता है, बिस्मुथाइट होता है। ये बिस्मथ का क्या है दोस्तों, तो ये अयस्क है। और निकेल का अगर आपकी बात करें तो निकेल जो होता है मिलेराइट होता है। निकेल का अयस्क क्या है, मिलेराइट। लीड का क्या बताएं, लीड का आपको बताएं गैलेना। ठीक है, और टीन का तो आप देख ही रहे हैं कैसीटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो चूहा मारने वाले दवा के रूप में जिंक फॉस्फाइड का, जी किसका किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है चूहा मारने वाले दवा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन जो है दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन। फूलों की खेती कहेगा तो फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती कहेगा तो क्या, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, वनों वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या होता है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। सिल्वीकल्चर क्या होता है, तो इसमें जो होता है काष्ठकीय यानी कि जिसमें लकड़ी होता है ना, तो लकड़ी वाले पेड़ों का संवर्धन जो है इसी में किया जाता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर में। एंथोलॉजी जो है दोस्तों क्या है, फूलों का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर आपको बता दिए कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है दोस्तों, तो फूलों की खेती होता है। वनों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या होता है, डेंड्रोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ है स्तनों का विकास अधिक होने लगा है, तो बताइए कि इस पुरुष में किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है। तो देखिए वैसा पुरुष जिसमें क्या होता है कि वृषण के विकास में कमी हो जाता है और उसके जो है स्तनों के विकास अधिक होने लगता है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों में जो है दोस्तों गुणसूत्र में जो परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे 23 जोड़ा क्रोमोजोम तो बनेगा ही बनेगा।
ठीक है। और एक 24वां हो जाता है क्या, एक्स जो 22 जोड़ा तो होगा ही, ठीक है, और साथ ही साथ एक्स के साथ क्या हो जाता है, बाई भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। तो और इस प्रकार के जो रोग होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं क्लिनोफाइटर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के रोग होता है, इसको क्या हम कहते हैं, क्लाइनोफिल्टर्स सिंड्रोम, क्या कहते हैं, क्लाइनोफिल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है, तो हाइपोथैलेमस, कौन करता है, हाइपोथैलेमस इसको ग्रहण करता है। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का जो अनैच्छिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण करता है वो मेडुला ऑब्लंगोटा जो है करता है, ठीक है। जैसे अनैच्छिक क्रिया मतलब छींक, उल्टी, खांसना, हृदय गति, पाचन क्रिया, ये सभी के सभी अनैच्छिक गति है, ठीक है। तो इस सभी का निर्माण इन सभी को क्यों कौन करता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लंगोटा जो है, ये मेडुला ऑब्लंगोटा क्या करता है, नियंत्रित करता है। वही थैलेमस के क्या काम, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, तो हाइपोथैलेमस का काम ये होता है, जैसे कि कोई भी, जैसे दर्द, ठंडा, गर्म पहचानने की जो क्रिया होती है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए तवा पे आपका हाथ है, जल्दी से सट जाता है तो हम लोग दूर से खींचते हैं, तो ये सभी के सभी जो है दोस्तों हाइपोथैलेमस ये सभी की क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है, हाइड्रा जीव को विशेषता को जो प्रदर्शित करता है, इनमें से अगर देखेंगे हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, तो ये तो सही है, हाइड्रा में मुकुलन विधि से ही प्रजनन होता है। कह रहा है इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो बिल्कुल होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें होती है, ठीक है। कह रहे इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, तो बिल्कुल ये जो है टेंटिकल जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये सभी के सभी कथन क्या है दोस्तों, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो आप देखेंगे कि खसरा जो है पारामिक्सोवायरस, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो खसरा रोग जो है पारामिक्सोवायरस से ही होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें मेरे भाई कि पीत ज्वर, तो पीत ज्वर जो होता है ये अरबो वायरस से होता है, अरमिको वायरस से नहीं बल्कि अरबो वायरस से, ये अरबो वायरस से होता है, ठीक है। हर्पिज रोग की अगर हम बात करें तो ये हर्पिज वायरस से ही होता है, ये किससे होता है, हर्पिज वायरस से, हर्पिज वायरस से ही होता है हर्पिज रोग। तो ये दोनों तो गलत था दोस्तों, ये आपका एक सही है, खसरा रोग जो है पारामिक्सो वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचारण पौधे के शरीर में किस दिशा में होती है, तो देखिए एक होता है जाइलोम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम जो है दोस्तों ये ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में क्या करता है, संचरण करता है पौधों में, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। लेकिन वही जाइलम के बारे में अगर पूछता तो जाइलम जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों, एक ही दिशा में गमन करती है, लेकिन ये जो है फ्लोएम जो है दोनों दिशा में ट्रेवल करने का काम करता है। तो चलिए हम लोग दो तीन क्वेश्चन और बच रहा है उसको देख लेते हैं, और जो लोग भी शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं दोस्तों उनको एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए पुल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो पुल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों, तो देखिए धमनी से संबंधित जब क्वेश्चन आए हैं तो आपको बता दें कि पुल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, पुल्मोनरी धमनी क्या होता है, अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। वही पुल्मोनरी सीरा कहेगा तो क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त कहेगा। पल्मोनरी धमनी क्या होता है, अशुद्ध रक्त, अब पल्मोनरी सीरा कहेगा तो शुद्ध रक्त। लेकिन अगर सिर्फ सीरा कहता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे सीरा कहता है तो सीरा क्या होता है दोस्तों, तो सीरा जो है यह रक्त जो है क्या करता है, विभिन्न अंगों से हृदय में पहुंचाने का काम करता है सीरा। और वही अगर आपसे पूछेगा धमनी, तो धमनी क्या करता है कि हृदय से विभिन्न भागों में क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ से पूछा जाता है ये भी कि धमनी का जो दीवार होता है दोस्तों, यानी कि उसकी दीवार मोटी होती है और सीरा का दीवार क्या होती है दोस्तों, पतली होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और धमनी में जो ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, यानी कि वो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है धमनी। और सीरा जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को परिवहन करता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा दोस्तों उसी को हम अशुद्ध रक्त बोलेंगे, यानी सीरा जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन
करता है। और वही अगर हम पल्मोनरी लगा देंगे सीरा में तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त को परिवहन करने लगेगा। ठीक है, तो पल्मोनरी लगने से उल्टा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पूर्ण जनन की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन, सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है। तो पूर्ण जनन की जो पावर ऑफ रीजनरेशन की शक्ति जो है सबसे कम किस में होता है दोस्तों, तो मस्तिष्क की कोशिका में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए, क्योंकि माथा में चोट लगने के बाद दोस्तों ये बहुत ही ये रीजनरेशन नहीं कर पाता है, किसी भी बॉडी उसमें जो सेल्स होते हैं डेड हो जाते हैं। तो इसी कारण जो है सर को बचाने के लिए विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, तो मूत्र अंग के द्वारा जो है उत्सर्जन का काम करते हैं। मूत्र अंग के द्वारा ये क्या करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए उत्सर्जन जैसे कि कह रहा है मोलस्का जंतु अंग का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन के रूप में जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल इत्यादि का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लेनेरिया, फित्ता कृमि, लीवर, फ्लूक आदि जो है निम्नलिखित में से किस संघ के जो है जंतु हैं। तो प्लेनेरिया, फित्ता कृमि ये सब जो है दोस्तों ये संघ है प्लेटीहेलमिन्थीज संघ के हैं ये। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, प्लेटीहेलमिन्थीज संघ के जो है जंतु हैं। ठीक है, और कुछ बात को याद रखना है कि संघ प्लेटीहेलमिन्थीज के जो जंतु होते हैं इसमें पाचन तंत्र जो है विकसित रूप से नहीं डेवलप कर पाता है, यानी पाचन तंत्र इसमें विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो है कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि इनमें नहीं होते हैं। फ्लोएम कोशिका के द्वारा क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो इन सभी की बात को ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन के बाद जितने भी आप देख रहे होंगे दोस्तों 5-5 क्वेश्चन सब मैथ का दिया हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो 5 सेट को मिला करके 25 क्वेश्चन जो होगा मैथ को अलग से वीडियो में क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे होंगे। और कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट अगले दिन। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।